फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जेपीएससी में। जैसा कि अभी हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके तहत आज हम लोग जेपीएससी मेंस के पेपर 4 से संबंधित एक सवाल का मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो है अगर देखें जो पेपर 4 है इससे संबंधित 3 सवाल कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का ये चौथा सवाल है जिसका मॉडल आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप पेपर 4 के बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जान लेते हैं पेपर 4 में क्या किस तरह से जो है सवाल पूछा जाता है। तो इसमें देखें तो अभी जैसे हम लोग मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इस दृष्टि से देखें तो आपका 4 सवाल 40 अंक का एक सवाल रहता है। ठीक है, 40 अंक का एक सवाल रहेगा, 4 सवाल आपको बनाना है, यानी कि 160 नंबर का आपका जो है सब्जेक्टिव रहेगा जिसके तहत आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, रहेंगे आपके 8 प्रश्न लेकिन बनाने होंगे कितने, 4। तो ठीक है, तो इसी को लेकर हम लोग जो है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। और अगर आप नए हैं अभी और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे से जुड़ जाइए, हमारे स्टडी फॉर जेपीएससी के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पर आपको जो है प्रत्येक दिन मेंस आंसर राइटिंग का सवाल दिया जाता है और फिर जो है व्हाट्सएप नंबर में आपको लिख के भेजना होता है। तो चलिए देखिए, जैसे हमने पहला सवाल जो किया था वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, 73वें 74वें संविधान संशोधन के बारे में। फिर हमने जैसे इस सवाल को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। और फिर हमने दूसरा सवाल किया था जो राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में था, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तीसरा सवाल हमने प्रस्तावना से किया था। और आज जो सवाल है ये आपका राज्यसभा से संबंधित है, संसद के अंतर्गत राज्यसभा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये सवाल आप लोग को कल ही दे दिया गया था यूट्यूब स्टडी फॉर जेपीएससी के टेलीग्राम चैनल में। और जितने भी लोगों ने लिखा है लगभग सभी ने सही लिखा है। और आज आप लोग जितने भी लोगों ने लिखा है या फिर नहीं लिखे हैं तो आज आप लोग इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका उत्तर किस तरह से है और मतलब कहाँ आपकी जो है कमी रह गई, इस चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज के सवाल को पढ़ते हैं और किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है, इसमें उच्च सदन के रूप में राज्यसभा की शक्तियों एवं उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। इस सदन को उपयोगी बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इसमें ऐड है, दोनों को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे पहले के राज्यसभा की शक्तियों एवं उपयोगिता के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और अगर उपयोगी यहाँ पर मान लीजिए आपसे सुझाव माना गया है उपयोगी बनाने के लिए, यानी कि इसमें कुछ कमियां हैं जिसको आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इस सवाल को जैसे किस तरह से इसको लिखा जा सकता है, इसका मॉडल आंसर जो है उसको देख रहे हैं हम लोग अभी। सबसे पहले जैसे हम लोग भूमिका लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राज्यसभा उच्च एवं स्थायी सदन है। यह संघीय व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इस सदन की प्रमुख शक्तियाँ इस प्रकार हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा बातें नहीं लिखी है। ठीक है, आप जो है आप इसमें लिख सकते हैं कुछ जो राज्यसभा के बारे में, जैसे राज्यसभा का गठन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 80 है, 79 है, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर टू द पॉइंट एकदम लिखने का कोशिश किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर लिख रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन क्या है कि उत्तर में आप जो है राज्यसभा के बारे में शुरू में ही बहुत ज़्यादा फैक्ट मत दीजिए। ठीक है, ये आपका सही रहेगा। तो राज्यसभा के बारे में क्या है कि उच्च एवं स्थायी सदन है। स्थायी सदन जानते हैं हम लोग क्योंकि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, इसलिए एक स्थायी सदन है। और भारत में क्या है कि संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता है कि शक्ति का जो विभाजन केंद्र और राज्य दोनों में होता है। ठीक है, तो संसद के स्तर पर भी क्या है, संघीय व्यवस्था के तहत राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा। इस दृष्टि से राज्यसभा का क्या है, विशेष महत्व है। संघीय शासन प्रणाली को बनाए रखने में राज्यसभा का विशेष महत्व है। तो इसकी शक्तियों को देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग लिखेंगे शक्तियाँ जो है एक एक पॉइंट में अलग करके, तो यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए कि सबसे पहले जब आप लिख रहे सकते हैं तो उसको मान लीजिए डायग्राम या चित्र बनाकर उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह से शक्तियाँ लिखें और यहाँ पर इसको इस तरह से आप यहाँ पर मान लीजिए इसकी व्यवस्थापिका या फिर विधायी निर्माण शक्तियाँ या फिर वित्तीय शक्तियाँ, आपातकाल से संबंधित शक्तियाँ
या फिर संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। तो इस तरह से आप एक डायग्राम बनाकर चीज़ों को दिखा सकते हैं और फिर बाद में आप उसको जो है विस्तार से लिखें, ठीक है। तो ये ऐसे में क्या होता है, उत्तर जो है आपका वो अच्छा लगता है। जैसे कि कहा जाता है कि डायग्राम बनाइए या फिर फ्लो चार्ट बनाइए, तो इसी तरह से आपको जो है बनाना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, यानी कि मुख्य रूप से राज्यसभा की जो कानून निर्माण से संबंधित शक्ति है उसको देखना है। कानून निर्माण में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी पारित कराना आवश्यक होता है। कोई भी कानून तभी बनता है, सामान्य कानून को अगर बात करें, कोई भी कानून हो तो वो क्या है, राज्यसभा से भी पारित कराना आवश्यक है। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों पर इसकी सहमति के बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। यानी कि जैसे कि हम लोग कोई भी सामान्य विधेयक है उसको कानून, सबसे पहले क्या होता है, विधेयक होता है या फिर अधिनियम विधेयक होता है। वो विधेयक जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, तो यही विधेयक क्या है, कानून का रूप ले लेता है, ठीक है, विधि का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जरूरी है कि राज्यसभा की भी सहमति हो, राज्यसभा भी उच्च सदन है। तो कोई भी प्रक्रिया विधि निर्माण से संबंधित वो राज्यसभा की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें हालांकि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा संख्या बल पर भारी पड़ सकती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां यदा कदा ही आती है और अब तक सिर्फ 4 बार ही संयुक्त अधिवेशन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक तुलनात्मक दृष्टि से हम दिखा रहे हैं कि अगर देखें विधि निर्माण के संदर्भ में तो राज्यसभा की भूमिका लगभग लोकसभा के समान है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न होता है, गतिरोध उत्पन्न होता है, तो क्या है, संविधान के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत। आर्टिकल 108 जो है वो संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है, लोकसभा का जो है महत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में ऐसा होता है कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। बहुमत के आधार पर, यानी कि जो जिस पार्टी की या फिर जिस तरफ ज़्यादा वोट पड़ेंगे वही मान्य होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा की सदस्यों की संख्या अधिक है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या है, कम है। इसलिए अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो फिर वहाँ पर क्या है, लोकसभा की भूमिका अधिक हो जाती है राज्यसभा की तुलना में। लेकिन जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि संयुक्त अधिवेशन बहुत ही कम होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी तक देखें तो भारतीय संविधान के अंदर केवल 4 बार ही संयुक्त अधिवेशन हुआ है। तो इस रूप में देखें तो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का विधि निर्माण के संदर्भ में समान महत्व है। तो ये क्या राज्यसभा की उपयोगिता या शक्तियों को दर्शाता है। अगला जैसे व्यवस्था संबंधी शक्तियों में ही क्या है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। भारत में संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है और संसद के अंतर्गत भी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा को बराबर शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक या अधिनियम आता है तो उसको राज्यसभा एवं लोकसभा से अलग अलग पास करना आवश्यक होता है। और इस संदर्भ में लोकसभा के संख्या बल का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक जो है उसके अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन में तो हम लोग देखते हैं कि लोकसभा का महत्व बढ़ जाता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है और इस रूप में दोनों में अलग अलग रूप में जो है उस विधेयक को पारित करना होता है, तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। और इसके बाद है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में देखें तो वित्तीय मामलों में राज्यसभा की स्थिति कमजोर है। वित्त विधेयक इस सदन में पुनः स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर सुझावों के साथ लौटाना होता है। हालांकि सुझावों को मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। वित्तीय मामलों में क्या है कि लोकसभा की स्थिति को कमज़ोर बनाया गया है संविधान के अंतर्गत। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि वित्त विधेयक या कोई धन विधेयक हो तो दोनों सदन में तो वो जाता है, दोनों सदनों से तो पारित होता है, लेकिन ये क्या है कि लोकसभा द्वारा अगर मान लीजिए कोई वित्त विधेयक पारित कर दिया जाता है
तो फिर राज्यसभा 14 दिन का समय होता है, उसी के अंतर्गत उसको अपना सुझाव देना है और उसी सुझाव को लोकसभा मानेगा ना मानेगा ये लोकसभा पर निर्भर करता है। यानी कि राज्यसभा को वित्तीय मामलों में ऐसा प्राप्त नहीं है कि वो कोई विधेयक हो तो उसको रोक दे, ठीक है, केवल 14 दिनों तक ही जो है रोक सकता है। और ऐसा इसलिए क्यों किया गया है, क्योंकि लोकसभा जो होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा ही एक लोकप्रिय सदन होता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। इसीलिए जो है वित्तीय मामलों में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। तो इस चीज़ों को भी हमें यहाँ पर दिखाना है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। विशेष अधिकार यानी कि ये अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। और क्या क्या है ये देखते हैं, और ये क्यों दिया गया है इसको भी सबसे पहले जानिए। क्योंकि संघीय चरित्र होने के कारण राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके तहत क्या है, केंद्र और राज्य दोनों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त होती है और इसी के अनुरूप जो है राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। सबसे पहला क्या है, यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने को अधिकृत करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो विधि निर्माण के संदर्भ में अगर शक्तियों की बात करें तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 7वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत 3 सूची है, ठीक है। एक होता है संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसके तहत अगर देखें तो जो संघ सूची है इससे संबंधित विषय, संघ सूची से संबंधित विषय में कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त होती है, संसद को, केंद्र को, यानी कि संसद को। जबकि राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त होती है, राज्य विधानमंडल को। राज्य सूची पर कानून बनाता है राज्य विधानमंडल, जबकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को। तो यहाँ पर क्या है कि कोई विषय मान लीजिए आता है कोई विषय, तो उसको राज्य सूची का मान लीजिए वो विषय है, तो उसके संदर्भ में भी कानून बनाने के लिए संसद को कौन अधिकृत कर सकता है, राज्यसभा के द्वारा। मान लीजिए बहुत से राज्य इस बात को लाते हैं कि कोई विषय है जिस पर कानून जो है मुख्य रूप से संसद को बनाना चाहिए ताकि एकरूपता आए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है राज्यसभा को ही। राज्यसभा ऐसा कर सकती है क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यों का सदन है। राज्यसभा राज्यों का सदन है और राज्य सूची के विषय को संसद को प्रदान करने के लिए जरूरी है राज्यसभा की सहमति या राज्यसभा की अनुमति। और ये आपका अनुच्छेद 249 के तहत ये शक्ति संसद में राज्यसभा को प्रदान की गई है। अगला है, यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। अखिल भारतीय की सेवाओं के सृजन का अधिकार अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं में अगर देखें जो होता है IAS हो गया, IPS हो गया या फिर IFS हो गया, ठीक है। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं वर्तमान में। और मान लीजिए कोई अन्य अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो उसके लिए भी राज्यसभा ही प्रमुख सदन है, राज्यसभा के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है और ये 312 के तहत शक्ति प्रदान की गई है। अब देखते हैं यहाँ पर उपरोक्त बिंदुओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा की स्थिति उतनी दुर्बल नहीं है जितनी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में है। तो यहाँ पर हम ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था से हम तुलना कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं भारत में मुख्य रूप से जो संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से ही अपनाया गया है, लेकिन फिर भी हमें अपने अनुरूप उस चीज़ को अपनाया है, हमने उसको अपने अनुरूप में अपनाया है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से उसी को ले लिए। तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा की स्थिति अगर विश्लेषण करने पर हम क्या पाते हैं कि उतना दुर्बल नहीं है जिस प्रकार से हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन में जो उच्च सदन है ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है और उसकी स्थिति भारतीय राज्यसभा की तुलना में थोड़ी सी कम है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था के तहत उतनी जो है शक्तिशाली भी नहीं है जिस तरीके से
जो उच्च सदन या द्वितीय सदन अमेरिकी संविधान के अंतर्गत जितना शक्तिशाली है उतना भारतीय राज्यसभा नहीं है। यद्यपि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता निम्नलिखित आधारों पर बताई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। यहाँ पर आप लोग जो है हेडिंग दीजिएगा उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता के बारे में हम लोग को बताना है राज्यसभा की। तो उपयोगिता किस प्रकार से है, जैसे सबसे पहले कानून निर्माण कार्य को अधिक लोकतांत्रिक बनाती है। कानून निर्माण के कार्य को लोकतांत्रिक किस प्रकार से बनाती है, क्योंकि मान लीजिए राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं वो राज्यों से चुनकर जाते हैं, तो वो भी क्या है, जनता के ही प्रतिनिधि हैं, तो फिर वो प्रक्रिया को और अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं। ऐसा हो सकता है कि लोकसभा जैसे बहुमत के आधार पर होता भी है, जैसे अभी वर्तमान में जो सरकार है वो क्या है, एक प्रचंड बहुमत पर है, और राज्यसभा में कई बार हमने देखा कि लोकसभा में तो विधेयक को पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में जो है विधेयक अटक गया, राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाया। तो ये क्या दर्शाता है राज्यसभा की भूमिका को, कि विधि निर्माण को लोकतांत्रिक बनाती है राज्यसभा, इस रूप में उसकी उपयोगिता है। और यह लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए दोषपूर्ण, लापरवाही से और अविवेकपूर्ण विधान की समीक्षा और उस पर विचार के उपबंध के रूप में जांचू उपाय है। लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा क्या होता है कि कोई भी कानून है कि जल्दबाजी में दोषपूर्ण तरीके से बनाती है, तो उसका सही तरीके से जो विचार विमर्श नहीं हो पाता है लोकसभा में, तो फिर राज्यसभा उसको एक समीक्षा करती है और इस जो है लोगों के सामने भी लाती है कि उस विधेयक में क्या कमियां हैं, क्या खराबी है। तो इस रूप में जो है लोकसभा राज्यसभा की अपनी उपयोगिता है। दूसरा है इसमें, यह अनुभवी एवं पेशेवर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो सीधे चुनाव का सामना नहीं कर सकते। राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों का राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। न केवल मनोनयन सदस्य बल्कि अन्य भी जो राज्यों के द्वारा जो प्रतिनिधि भेजा जाता है वो सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र में क्या विशेषज्ञ होते हैं। तो ये कानून निर्माण की प्रक्रिया को और जो है लोकतांत्रिक बनाने के साथ साथ और उपयोगी बनाते हैं। ये अनुभवी होते हैं, पेशेवर लोग होते हैं, तो विधेयक की खामियों को या फिर उसके अच्छाई को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके पास विशेषज्ञता होती नहीं है, वो चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन उस विषय के संदर्भ में मान लीजिए कोई विधेयक आता है, वो IT से संबंधित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है और इसके संदर्भ में एक विशेष जानकारी होना जरूरी है, तो ये राज्यसभा के सदस्यों में होता है। तो इस रूप में भी इसकी उपयोगिता है। यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की संघीय संतुलन को बरकरार रखती है। जैसा कि हम जानते हैं संघीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुत बार क्या होता है, राज्यों पर हस्तक्षेप केंद्र का होता है, तो इसको भी संतुलन बनाए रखती है राज्यसभा। इन शक्तियों के बावजूद जितनी लोकप्रियता लोकसभा की चुनाव की है उतनी राज्यसभा की नहीं है। सक्रिय राजनीतिक लोकसभा चुनाव हारने के बाद ही राज्यसभा की ओर रुख करते हैं और पुनः लोकसभा चुने जाने के बाद सदस्यता त्याग देते हैं। इसे उपयोगी बनाने हेतु मुख्य सुझाव निम्नलिखित है। क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव होता नहीं है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि अभी भी हाल ही में हमने देखा कि कई सदस्य जो लोकसभा सदस्य थे वो जैसे बंगाल के चुनाव में हुआ, लोकसभा के सदस्य थे लेकिन उन्होंने लोकसभा सदस्यता त्याग दी, फिर जो है राज्यसभा के सदस्य बन गए, लोकसभा में चुनाव हार गए, फिर राज्यसभा में आ गए। तो ये ऐसा सही नहीं है, ये एक प्रकार से राज्यसभा के महत्व को कम करता है। इसको किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है ये भी आपको सवाल में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे सामान्य विधेयक एवं वित्त विधेयक संबंधी अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाए। वित्त विधेयक के संदर्भ में हमने क्या देखा कि जो राज्यसभा की शक्तियाँ हैं वो थोड़ी कम हैं, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। वित्त विधेयक के संदर्भ में भी राज्यसभा को अधिक शक्तियाँ प्रदान की जा सकती है। इसके सदस्य राजनीति या दलबंदी के आधार पर नहीं अपितु विशेषज्ञ व्यक्तियों को बनाया जाए। विशेषज्ञ लोगों को अगर सदन में आएंगे तो वो कानून निर्माण की प्रक्रिया को और उपयोगी बना सकते हैं। कानून निर्माण जो होगा बेहतर तरीके से हो पाएगा। लेकिन अब भी राज्यसभा में भी क्या होता है, मुख्य रूप से दलबंदी और राजनीतिक आधार पर ही जो है सदस्यों का चुनाव होता है, जो कि एक चिंता का विषय है। राज्यसभा को केंद्र राज्य सहकारी संस्था के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
यानी कि जो केंद्र और राज्य के बीच विवाद उत्पन्न होता है, उन विवादों को सुलझाने के लिए राज्यसभा का प्रयोग होना चाहिए। अभी वर्तमान में जैसे हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 जो महामारी है, उससे निपटने के लिए क्या ज़रूरी है कि राज्य और केंद्र का आपस में मेल हो या फिर आपस में एक एकजुटता के साथ लड़े। तो इसके लिए भी एक सहकारी संस्था के रूप में राज्यसभा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आज का मॉडल आंसर। और जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए ये जान लीजिए कि यह एक मॉडल उत्तर है, आपका उत्तर इससे अलग हो सकता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिखित उत्तर सबका एक जैसा होना संभव नहीं है, यह सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।